Yes, sir. Please tell us about yourself in a minute or two and your background or your encounters with the civil services and your career, etc. सर मेरा नाम अभिषेक ओसवाल है। आप हिंदी में बोलेंगे? जी। अच्छा, ओके। सर मैं चेन्नई से आया हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 1 साल बतौर ASC TCS पे काम किया है। 2015 से 2017 तक एज ए फ्रीलांसर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना, कंटेंट डेवलपर में मैंने काम किया है। और इसके बाद फिलहाल हाल ही में मैं प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव पर काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स, Yes. ओके। व्हाट इज दैट? सर जैसे दिसंबर में तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। सो हमने क्या सोचा कि जो क्लॉथ बैग्स है उसका जो प्लास्टिक बैग्स है उसका ऑल्टरनेटिव नहीं था, और जो भी क्लॉथ बैग है उसकी डिमांड सप्लाई में बहुत मिसमैच था। तो पहले इसका गैप हमने फिल करने की कोशिश की, और अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पेपर कप्स हो गए, फोक्स हो गए, तो उसका ऑल्टरनेटिव हम काम कर रहे हैं। जैसे मिलेट से हम फोक्स बना रहे हैं, स्पून्स बना रहे हैं, दैट कैन बी एडिबल एज वेल। वंडरफुल। थैंक यू सर। और बताइए अपने बारे में। सर मेरा हॉबी है ट्रैवलिंग, नेचुरल फोटोग्राफी एंड लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। व्हाट कैमरा डू यू यूज? सर मैं DSL निकॉन का D3000 यूज़ कर रहा हूँ। 3000 लेटेस्ट है? नहीं सर, पुराना है। तो इसमें आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट है फोटोग्राफी में? सर मैं अपने आप को एक एमेच्योर फोटोग्राफर बताऊंगा, और ट्रैवलिंग के हिसाब से जैसे एक्सपीरियंस कैप्चर करना हो तो उससे मेरे को ये हॉबी लगी है। अकम्प्लिशमेंट में मेरी एक फ़ोटो माननीय प्रधानमंत्री ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में रीट्वीट की थी। ओके 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 ओके। और लैंग्वेजेस कौन-कौन सी सीखी आपने? सर बंगाली आती है, तमिल आती है, हिंदी, मारवाड़ी, इंग्लिश, और अभी मैं स्पेनिश एंड जापानीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपकी मदर टंग क्या है? सर मारवाड़ी है सर। कोशिश का कोचिंग ले रही हैं या वैसे अपना खुद से- एमएच खुद से। कोचिंग ले रहे हैं? मैं खुद से सीख रहा हूँ। खुद से सीख रहे हैं जापानीज? हाँ सर। ओके। Why not Chinese? क्योंकि चाइना is an emerging economy where and you are from a business family. आप बिजनेस फैमिली से हो ना? नहीं सर, आपके पिताजी क्या करते थे? सर्विस कर रहे हैं, इज एन अकाउंटेंट। He's an accountant. यस But Oswald are normally known for the business. known for business. I guess sir, we are an exception. No. The DNA still stays. थोड़ी निकाल लोगे। आपकी रुचि तो देखो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपने क्या इनोवेशन आप में है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम हैव यू अपीयर्ड फॉर द सिविल सर्विसेज? So this is my third attempt. मैं तीसरी बार अपीयर हुआ। पहले कहाँ, पहली बार कहाँ इंटरव्यू तक गए थे? दोनों बार सर पिछले साल इंटरव्यू तक गया था। से। सो फर्स्ट ईयर आपने प्रीलिम पास कर लिया था? नहीं सर, पहली अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स पास नहीं किया था। दूसरी बार इंटरव्यू में गए थे? जी सर। तो क्या आपकी असेसमेंट थी? वेयर डिड यू गो? कहाँ आपकी क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर मुझे लगता है मेरे मेंस में मार्क्स काफ़ी कम थे, एवरेज बिलो एवरेज थे, और इंटरव्यू भी मेरा इतना अच्छा नहीं गया जैसे मैंने उम्मीद की थी। क्या अच्छा नहीं जाने का कारण था? सर पहली सबसे बड़ी वजह मुझे लगी कि कॉन्फिडेंस बहुत कम था मेरा, क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। पढ़ाई बहुत कर ली थी पर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाया। दूसरी प्रॉब्लम ये लगी मुझे कि नर्वस बहुत जल्दी हो गया था मैं, और मेरे जो व्यक्तिगत एक पर्सनालिटी में एक इम्पेशेंस दिखता है चेहरे पर, तो वो भी वहाँ पे मुझे लगा कि वो इंटरव्यू पैनल को दिखाई दिया। तो मैंने इन सब पे काम किया है अभी, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छा जाए। इम्पेशेंस पे क्या काम किया? क्या था और क्या आपने उसमें इम्प्रूवमेंट लाए? सर इम्पेशेंस में जैसे मैंने मेडिटेशन चालू किया है, और अपने आप से काफ़ी बातें करता हूँ। एक पुराने जो एक्सपीरियंस है उसको देखता हूँ कि कहाँ पे मैं अच्छा बिहेव कर सकता था और कहाँ पे मुझे धैर्य लाना चाहिए, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ, और अपने आप को चेहरे पर देखता हूँ कि इम्पेशेंस होने पर आप कैसे कितने बुरे दिखते हैं। तो इन चीज़ों पर मैं धीरे धीरे काम किया है सर। कौन है आपका मोटिवेटर इतनी वीडियोस देख के? सर एक तो मैं देखता हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, उसके अलावा जो आम सामान्य ज़िंदगी में जो फोटोग्राफी ब्लॉग्स होते हैं तो उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ सर। ई कॉमर्स में आपका कैसे इंटरेस्ट आया और क्या इसका फ्यूचर है, सिंस आप बड़े क्रिएटिव माइंड के हैं?
सर ई कॉमर्स जब मैंने डिसाइड किया था जॉब छोड़ने का, और तो मुझे एक ऑल्टरनेटिव दिखा, क्योंकि 2008-9 से ई कॉमर्स का बूम आया था हमारे देश में। ई कॉमर्स वेबसाइट काफ़ी आ गई थी, लेकिन उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, कैटलॉगिंग हो गई, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, उसकी कमी थी। और बहुत सारे छोटे छोटे खुदरा शॉपकीपर्स वो ऑनलाइन जाना चाहते थे। तो ये गैप मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने सोचा कि मैं इसमें एक फ्रीलांसिंग सर्विस कर सकता हूँ, जिससे मेरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे और मैं पढ़ाई भी कर सकूँ साथ में। सर इसका फ्यूचर मुझे दिखता है, आज भारत कम से कम 40% की दर से ई कॉमर्स में बढ़ोतरी कर रहा है। लगभग हर सेक्टर में, मेडिसिन से लेके अपैरल्स हो, ट्रैवल टूरिज्म, हर जगह ई कॉमर्स आ चुका है। तो एक ये अच्छी बात है। लेकिन एक और अगर हम इसका थोड़ा दुष्प्रभाव देखें तो जो छोटे खुदरा विक्रेता हैं उनको कुछ लॉसेस हुए हैं। और जो ई कॉमर्स एक आईटी प्लेटफॉर्म पर चलता है, उसके तहत जो नियम होने चाहिए, कस्टमर ग्रीवेंस एड्रेसेस, वो अभी तक कानून में नहीं है। तो ये मुझे कमी दिखती है सर। वो भी कानून में नहीं है अभी तक हमारे आईटी एक्ट उतना, जो 2007 में लास्ट हुआ था अमेंड, उसमें ई कॉमर्स का जो कस्टमर रीएड्रेसल है अभी तक नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मोबाइल ऑर्डर करते हैं और हमें पत्थर मिल जाता है, तो हम किसको जाके ग्रीवेंस दें अपना? कॉल करने वाला कॉल करें तो वो लोग सर्विस आगे पर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये इशू है सर। आप कैसे देखते हैं अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो डील हुआ है? हाउ डू यू सी इंडिया, कैसे देखते हैं इंडिया का फ्यूचर ई कॉमर्स सेक्टर में? सर दो पहलू हैं। पॉजिटिव साइड पर तो ये है कि जो लोकल मार्केट थे वो नेशनल हो गए हैं और नई जॉब्स क्रिएट हुई है, नया इनोवेशन आया है। लेकिन एक और ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी, अभी जो एक रूल्स जारी किए गए हैं, इसके तहत सरकार चाहती है कि जो ई कॉमर्स जो मोनोपोली हो गई थी इन दो प्लेयर्स की, वो कम की जाए और छोटे छोटे स्टार्टअप्स को भी बड़ा प्रोत्साहित किया जाए। तो एक ये चीज़ देखता हूँ। दूसरा, जो कुछ कमियाँ थी, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन अभी भारत के मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। वैल्यूएशन ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनियां है तो बहुत बड़ी, लेकिन ये बहुत सारा डेट में है, देखिए नुकसान में है अभी, ये देखें हम। और एक और चीज़ है कि ये कानून नहीं होने के बावजूद नहीं होते हैं तो ये उल्लंघन करते हैं इनका। और इसके साथ ही साथ ये जो टैक्स इवेशन है, क्योंकि फ्लिपकार्ट देखिए तो भारतीय कंपनी है, लेकिन इसका बेस सिंगापुर में है, तो टैक्स भी बराबर नहीं देते। तो ये इश्यूज मुझे दिखते हैं सर। तो अगर ये स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे हैं इसमें, जी सर, तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनको खा जाएंगी और उनको खरीद लेंगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनके पास कैपेसिटी है कि वो कुछ साल तक लॉस झेल सकते हैं। जी सर। तो जो स्टार्टअप आएंगे उनको ये बाय आउट नहीं कर लेंगे? सर ये पहलू भी हो सकता है, लेकिन हाल ही में ये भी हमने देखा था कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ही ओवरटेक कर लिया। तो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि ये जो बाकी स्टार्टअप्स हैं उनके साथ हो, ये खुद ही अपने बलबूते पर आगे बढ़े। और जो दूसरा बाई आउट का है, ये बाई आउट तब होता है जब कोई कंपनी इनोवेशन लेके आती है, उनके प्रोडक्ट बहुत यूनिक हो, और अगर फाउंडर को लगे कि मेरे को अपना वैल्यूएशन बहुत सही मिल रहा है, तो वो कर सकते हैं, मर्जिंग की तरफ जा सकते हैं सर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ई कॉमर्स का क्या इफेक्ट पड़ा है, और क्या नया कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स के थ्रू कैसे आप देख रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को? सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुझे जहाँ पे थोड़ी नॉलेज है, उसमें ये एक तो स्टॉकिंग का इशू, मतलब जो वेयर हाउस बनाते हैं, तो लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। और लॉजिस्टिक सेक्टर के इसके अलावा तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। जैसे पहले तो अगर हम स्पीड पोस्ट में देखें तो हम सिर्फ पार्सल भेजते थे, लेकिन ये पता नहीं होता था कब हमें मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो ये ई कॉमर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है कि लॉजिस्टिक्स में आपको टाइमली डिलीवरी मिलेगी, लास्ट मिनट डिलीवरी मिलेगी। और दूसरा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैंड इन हैंड जा रहा है। तो अगर हम भारत को और चीन को कंपेयर करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स में, तो हमारे यहाँ पे कम से कम 12 से 14% एडिशनल कॉस्ट लगता है लॉजिस्टिक्स का, जबकि चीन में ये केवल 4 या 6% है। तो इन चीज़ों में शायद ई कॉमर्स ने एक सकारात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमारे देश के लिए। 12 से 14% एक्स्ट्रा नहीं है,
सॉरी सर। 12 से 14% एक्स्ट्रा नहीं है, 12 से 14% इज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडियन बिजनेस। सॉरी सर, मैं यही कन्वे करना और चाइना में 7 से 8 है, हमसे 3 से 4 नहीं है, हमसे आधा है। हमसे आधा से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके सर। पर उसके कारण ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, उसके कारण है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। ओके सर। चाइना मैक्सिमम मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया वाटरवेज करता है, जी सर। और उसके बाद रेलवे, और ओनली लेस देन 30% इज बाय रोड। इन इंडिया it is 65% by road, which is the most expensive mode of transport. Actually. 8% by waterways. That is why we are promoting now national waterways. 65 and 8 और बाकी 30 से हाँ 25-30 के आसपास रेलवे। 25-27 ट्रेन से जाता है। बिल्कुल। Right. So that is the main reason. ओके सर, थैंक यू सर। कंटेंट डेवलपमेंट और ये आप ई कॉमर्स में आप जो आपने एक अपना इनिशिएटिव लिया सेल्फ अर्निंग का, कंटेंट डेवलपमेंट क्या क्या करते थे आप, क्या एक्टिविटी उसमें? दैट इज वेरी क्रिएटिव फील्ड। जी सर। कंटेंट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट तो था, लेकिन प्रोडक्ट को कस्टमर से कैसे विजिबल कराएं। जैसे कस्टमर आजकल सर्च करते हैं ब्लू टी शर्ट या ग्रीन टी शर्ट, तो कंटेंट डेवलपमेंट में ये होता था कि जो कीवर्ड्स हो वो उन कंटेंट में रहे। और दूसरा जो लोग ये देखना चाहते थे कि संक्षेप में, एकदम ब्रीफ में उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि उसकी साइज़ क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ये कब पहना जा सकता है, ये किस ट्रेंड में है। तो मैं कोशिश करता था कि कम से कम शब्दों में ये डिस्क्राइब हो जाए कंटेंट डेवलपमेंट में। And what is your comment on the current budget, the recent budget which has been presented? Positives and negatives, संक्षेप में। सर, जो कदम सरकार ने अनाउंस किए हैं किसानों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो एक दिशा है कि हम अपनी जो पॉलिसी, जो बजट है या जो टारगेट करें जिस सेक्टर को, वो सही दिशा में जा रहा है। जैसे किसानों के लिए हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रहे हैं 6,000 रुपये PM किसान के थ्रू। तो एक शुरुआत हुई है जो फार्म स्ट्रेस था उसको कम करने की। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जो भारत की GDP में कम से कम 40 से ज़्यादा प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो उन्हें भी जो एक हैंड होल्ड की ज़रूरत थी रिटायरमेंट के बाद, वो दिया गया है। तो ये मैं एक पॉजिटिव स्टेप देखता हूँ सर। और मिडिल क्लास को एग्जेम्पशन भी दी इनकम टैक्स की, लोअर मिडिल क्लास को। जी सर, रिबेट। तो इससे क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा? सर, एक तो कंजम्पशन, यहाँ पे सरकार का टारगेट था कंजम्पशन बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो भारत सरकार की एक प्रयास है कि जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हमारी, उस पर ही बल दिया जाए और रूरल कंजम्पशन और मिडिल क्लास कंजम्पशन बढ़े। वेरी गुड। और एडवर्स क्या होगा इसका असर? सर, एक एडवर्स असर मुझे ये दिख रहा है कि जो वित्तीय खाते पर एक्स्ट्रा खर्च आएगा, जो हम दे रहे हैं, जो इस बार 20,000 करोड़, अगले साल 75,000 करोड़ फार्म पर दिया गया, फार्म लोन्स पर दिया गया है, PM किसान पर दिया गया है, सॉरी सर। तो एक उस पर एडिशनल बोझ आएगा। और दूसरा जो फिजिकल स्लिपेज हो रहा है, जो 3.2 टारगेट रखा था इस साल का, ये 3.3 हो चुका है। तो एक ये इशू मुझे दिखता है। और इससे कितना हो जाएगा, ये प्लान के बाद कितना हो जाएगा? 3.4। हाँ सर, एक और बढ़ जाएगा। करती है कि 0.1% बढ़ेगा। जी सर। सो आपके हिसाब से नुकसान ज़्यादा है कि फ़ायदा ज़्यादा है? इज इट अ बैलेंस्ड बजट, या ये नुकसान भी है और फ़ायदा कम है, और या फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है? सर, मुझे लगता है फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि ये 3.2, 3.3 जो GDP फिजिकल डेफिसिट है, ये एक सरकार का हम देखते हैं कि जो फ्रूगल बजट हो या फ्रूगल स्पेंडिंग हो, उस पर चेक करता है। लेकिन ये स्पेंडिंग हो रहा है उन सेक्टर के लिए जो अभी कुछ डिस्ट्रेस में है या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। और दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम एक ये 3,000 का देने की कोशिश कर रहे हैं, 3,000 पेंशन की देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट इनडायरेक्टली फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर भी टारगेट कर रही है। अगर हम उन्हें 3,000 देंगे तो मतलब उनके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, उनके बैंक अकाउंट में लिंक होंगे, उनके परिवार में कितने जन हैं, क्या काम करते हैं। तो एक और मेरे को एक मेथड दिखता है कि कैसे ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। गुड। एक ये भी है कि आप एक लार्जर पॉपुलेशन को बांट रहे हो, ना कि कुछ
कम पॉपुलेशन को ज़्यादा फायदा देगा। जी सर। जिसके कारण जैसे आपने बोला, जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगी, किक स्टार्ट इकोनॉमी होगी। जी सर। स्पेशली लोअर मिडिल क्लास खर्चेगी तो मोस्टली इंडिजिनस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जी सर। जब हायर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास करती है तो लॉट ऑफ। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन, अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यू हैव टू मेक एन इंडिया, अ न्यू इंडिया which should be there in 2030. What steps will you take to on priority? 2 steps. Highest priority, सब चीजें करनी है वैसे तो। Highest priority आपके 2 कदम कौन से होंगे, 2 सेक्टर जिनको आप पकड़ोगे, आप समझोगे कि मेरा 2030 का इंडिया अच्छा बन जाएगा। सर मैं कुछ समय चाहता हूँ उसके बारे में सोचने के लिए। सर 2 सेक्टर पर जो आपने मुझे पूछा है तो मैं 2 पर टारगेट करूंगा। एक है डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। ह्यूमन रिसोर्स पे नहीं करोगे क्या? सर कि अगर मैं बोलूं आगे का भारत बनाना है, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स जो है इसको तगड़ी कर लूँ, जी सर। तो वो एग्रीकल्चर को भी हैंडल कर लेंगे और डिजिटाइजेशन भी कर देंगे। बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड 10 years, एक्चुअली आई शुड हैव सेड 15 years। तो आज के दिन अगर मैं एजुकेशन पकड़ूं और यूथ पकड़ूं, जी सर। so won't they be able to do these things better? And second could be any agriculture, any, but as long as you can justify. सर मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था, डिजिटाइजेशन से एजुकेशन हुआ, टूरिज्म हुआ, या अन्य सेक्टर को हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने एजुकेशन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, डिजिटाइजेशन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बोला था सर। नहीं, आप जस्टिफाई करो ना, तो आपकी जस्टिफिकेशन ये है कि एग्रीकल्चर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर उनके मैं भलाई कर सकता हूँ इन ऑल अदर सेक्टर्स, कैसे? उनकी अगर मैं एजुकेशन, उनकी डिजिटाइजेशन, उनकी वेलफेयर, एग्रो रिलेटेड, एग्रीकल्चर एज द इंजन अराउंड विच आई कैन बिल्ड दिस, ठीक है? और digitization will be something which will work towards education as well as administration. So as long as you have reasons to say that, and there is nothing. वो अब क्या सोचते हैं, what will be the effects of AI on Indian economy? सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि 2040 तक भारत और चीन में बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स जॉब से निकाल दी जाएगी एआई की वजह से। लेकिन ये सोचने से पहले हम क्यों ना ये सोचें कि एआई हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। गूगल मैप्स देखें या हमारे शॉपिंग ट्रेंड्स देखें ई कॉमर्स में, तो एआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे जो लेफ्ट आउट जॉब, जो अनस्किल्ड जॉब्स है, उनकी कमियाँ होगी और नए स्किल जॉब्स क्रिएट होंगे। मुझे ये लगता है इंडियन इकोनॉमी ये इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जांपल कौन से किस तरह के? सर जैसे अभी आईटी कंपनीज में देखते हैं मेंटेनेंस का बहुत काम होता है। वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलप्ड है ऑलरेडी, लेकिन उनका मेंटेनेंस का काम ज़्यादा होता है। लेकिन भविष्य में जब एआई आएगी तो सेल्फ हीलिंग कोड्स आ जाएंगे। मतलब ऐसा एल्गोरिदम होगा कि जो एप्लीकेशन है अपना मेंटेनेंस खुद से ही कर ले, तो वो जॉब्स तो निकली जाएगी। और हम देख भी रहे हैं जैसे बहुत सारी आईटी कंपनी से वो लोग लो स्किल लेबर्स को निकाल रहे हैं। लेकिन अभी जो नए एआई के साथ जो नया फील्ड खुल रहा है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, बिग डेटा हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्रिप्टोग्राफी हो गई, तो इनमें बहुत रीस्किलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नए अवसर खुल रहे हैं सर। अच्छा, अवसर खुल रहे हैं, लेकिन वैसे वर्ल्ड बैंक का जो प्रेडिक्शन है वो मिसप्लेस नहीं है। जी सर, वो तो होगा अगर हमने रीस्किल नहीं किया तो, वक्त के रहते रीस्किल नहीं किया तो वो सच हो सकता है। सो व्हाट इज द टारगेट? आपका क्या रोड मैप होगा इस रीस्किलिंग का? सर रीस्किलिंग का सबसे जो बेसिक रोड मैप है वो है एजुकेशन लेवल पर, वो भी स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन लेवल तक। आज भी अगर हम देखें जो सिलेबस है हमारा बेसिक्स में अटक जाता है और रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता है। तो वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा दे स्टूडेंट्स को। जो नई तकनीकें आई हैं वो हम
उन पर हम बढ़ावा दें। तो पहला ये है। दूसरा है जो कंपनीज है और उनको जिस तरह का स्किल और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो क्यों ना कोलैबोरेशन हो यूनिवर्सिटी के साथ और लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि लोग जॉब रेडी हो। जब वो लोग मार्केट में हैं तो जॉब रेडी हो। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी कि भारत में से 15% बच्चे जो कॉलेज से निकलते हैं वो जॉब रेडी होते हैं। तो इसका मतलब जॉब की कमी तो नहीं है, लेकिन कमी है स्किल्स की। तो अगर हम शुरुआत करें कॉलेज लेवल से तो ये सही हो पाएगा। और स्किल्स का कमी तो कहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। आप भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। जी सर। यू आर बोर्न 1991 राइट? यस सर। तो यू हैव गॉन थ्रू स्कूलिंग सिस्टम जहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंस आपको थियोरेटिकली पढ़ाया जाता होगा किताबों से, राइट? कंट्रोल प्लस पी इज इक्वल टू प्रिंटिंग, इस तरह का वो डॉट कमांड्स और डॉस कमांड्स होते हैं, वो हमारे सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? सर तो इवन नाउ क्लास 5th 6th 7th 8th में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स डोंट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। तो हम किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल, बट दैट कॉल्स फॉर अ ह्यूज ये इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। तो कब ये होगी एंड हाउ रियलिस्टिक आर वी टू चार्ट ऑन दिस रोड मैप ऑफ डूइंग अ रिस्किलिंग इन बजट में कुछ इस पे कहा गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? सर बजट में कहा गया, मुझे वो तो याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जैसे उन्नत भारत अभियान है हमारा, जो हमारी कॉलेज में भी होता था, जो बड़ी कौन से कॉलेज? SRM यूनिवर्सिटी। SRM यूनिवर्सिटी। वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग? सर अग्रवाल विद्यालय चेन्नई। सर मैं उदाहरण दूंगा। हाँ बताइए। पिछले साल मैं नारायणपुर गया था, छत्तीसगढ़ का एक नक्सलवादी जिला है। तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय हैं, ट्राइबल स्कूल्स हैं, लेकिन जो आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन यहाँ पे सरकार और गैर सरकारी संगठन रामकृष्ण मिशन ने ये बीड़ा उठाया है कि जो ट्राइबल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर या नई तकनीक से गदगद किया जाए। तो वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम, एक पूरा लैब बनाया हुआ है। और मैं देख के हैरान हो गया कि बोलते हैं कि हम ये ट्राइबल बच्चे नक्सलवादी एरिया है, लेकिन इनको, मुझे जहाँ तक याद है, मेरी उम्र से कंपेयर करूँ तो इनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन ये छोटे तबके पर हो रहा है। आपने जैसे बोला हमें ऑल इंडिया लेवल पर करने की ज़रूरत है। तो भारत सरकार ने एक उन्नत भारत अभियान चलाया सर, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और IITs हैं, तो वो जो अपने क्षेत्र में जो गांव हैं या जो पिछड़े वर्ग के स्कूल्स हैं, उन्हें गोद लें और उन्हें तकनीक से गदगद कराएं। तो ये अभी शुरुआत है सर, और जैसे हम स्पीड पकड़ेंगे तो ये स्केल बढ़ेगा सर। You should write on that. बस मैं बेटा एक ही बात बोलूँगा आपसे। जी सर। वेरी इम्प्रेसिव क्रिएटिविटी, थैंक यू सर। गुड ड्राइव, ओरिजिनल व्यूज़। अपने बच्चे थोड़ा फिजिकल फिटनेस का ध्यान दीजिए सर वो कोशिश जारी है सर।